नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट की। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉडी है। पार्लियामेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ मेकिंग। हमारे कंट्री की जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो पार्लियामेंट है यूनियन लेवल पे, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं स्टेट लेवल पे। जितने भी लॉज बनाए जाते हैं वो पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं। जो भी सेंटर बनाती है लॉज वो पार्लियामेंट बनाती है। अच्छा, इससे पहले कि हम इनकी कुछ डिटेल समझे, पहले हम बेसिक जो कॉम्पोजिशन है पार्लियामेंट का वो समझ लेते हैं, फिर हम और फर्दर डिटेल्स में जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं राज्यसभा से। राज्यसभा के 250 मैक्सिमम सीट्स हो सकती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जिसमें से 238 इलेक्टेड मेंबर्स होंगे और 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। इन मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। लोकसभा की जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स का प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो 552 है, 552। इसमें से 530 यानी कि 530 इलेक्टेड मेंबर्स होंगे स्टेट्स के, 20 मेंबर्स होंगे इलेक्टेड यूटीज़ के, और 2 होंगे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के नॉमिनेटेड मेंबर्स। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहूँगा कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उनका नॉमिनेशन जो है वो अब डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है, यानी कि अब अगले इलेक्शन से एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से मेंबर्स नॉमिनेट नहीं होंगे। तो हमने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा की स्ट्रेंथ कितनी है। यहाँ पे देखने से डेफिनेटली दिख रहा है कि लोकसभा की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं जब भी जॉइंट सेटिंग का प्रावधान होता है, जिसे हम देखेंगे, वहाँ पर लोकसभा की पावर भी ज़्यादा है, और इनके पावर के अंदर हम कंपैरिजंस भी करेंगे अभी। तो हमने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के कॉम्पोजिशंस क्या हैं। अब हम ये समझेंगे कि इन दोनों की इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले लोकसभा की क्या इम्पोर्टेंस है। लोकसभा की इम्पोर्टेंस है विद रिलेशन टू द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। जो भी इंडिविजुअल मेंबर्स हैं हमारी कम्युनिटी के, जो सिटीजन्स हैं, जो वोटर्स हैं, उनका डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन जो है वो लोकसभा में होता है। डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? जब भी इंसान जाकर के वोट देने, आप सब कोई ना कोई तो गए होंगे वोट देने के लिए, जब भी आप वोट देने जाओगे और बटन दबाओगे, बटन दबाने के बाद में जिस इंसान को वोट जाता है और वो इंसान जीत करके जाकर के लोकसभा में बैठता है। याद रखिएगा, मैं जनरल इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ, यूनियन के, स्टेट लेवल की बात हम आज नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन लोगों का होता है वो होता है लोकसभा में। राज्यसभा का क्या है कि राज्यसभा स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है। अभी हमने देखा था कि राज्यसभा का दूसरा नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है वो राज्यसभा के अंदर होगा। ऐसा क्यों होगा, अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि स्टेट्स को भी एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है लोक पार्लियामेंट के अंदर। ऐसा क्यों दिया गया है? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब ये एक यूनियन बनाया गया था, यूनियन ऑफ द स्टेट्स। जैसा कि हमारा आर्टिकल 1 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिया दैट इज़ भारत इज़ ए यूनियन ऑफ द स्टेट्स। तब ये एक प्रॉमिस किया गया था स्टेट्स को कि अगर आप इंडियन यूनियन को ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ में आते हैं, तो आपको भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा लॉ मेकिंग बॉडी जो है, सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी इंडिया की पार्लियामेंट, उसके अंदर। और आपके पास में राइट्स होंगे ये डिसाइड करने के लिए कि आपके स्टेट्स के साथ में क्या चेंजेस करने हैं, क्या नहीं करने हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, राज्यसभा एक तरीके का फेडरलिज्म का बिल्कुल जीता जागता एग्जाम्पल है। फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म वो कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर स्टेट और सेंटर, इन दोनों के पास में इक्वल राइट्स होते हैं। स्टेट्स के पास में भी खुद के राइट्स होते हैं। यूएसए के अंदर, यूएसए बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है फेडरलिज्म का। यूएसए के अंदर स्टेट्स के खुद के कॉन्स्टिट्यूशंस भी हैं, हालांकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जेएनके का पहले था, अब वो भी हट चुका है। अब जेएनके का भी जो है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही वर्क चलता है, ठीक है। तो मैंने बताया कि राज्यसभा जो है वो फेडरलिज्म का जीता जाता एग्जाम्पल है, और फेडरलिज्म हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका पार्ट है फेडरलिज्म। तो राज्यसभा के गठन की ये इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली चीज़, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स, एन एग्जाम्पल ऑफ द फेडरलिज्म, अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ फेडरलिज्म। और तीसरी चीज़, सारे के सारे स्टेट्स को राइट्स मिले, एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले सेंटर के अंदर, उसके लिए भी राज्यसभा का गठन किया गया है। अब तीसरी बात, इन दोनों के पावर्स के कंपैरिजन की बात करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के।
पॉपुलर ओपिनियन तो ये बोलता है कि लोकसभा जो है वो राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल है, बिकॉज हम पूरे 5 साल यही तो बात करते रहते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट आएगी, रूलिंग गवर्नमेंट जो है वो लोकसभा में बैठती है, इनके पास में पावर्स ज़्यादा हैं। पर क्या सच में ऐसा है कि लोकसभा ही बिल्कुल सिंगल स्टैंड आउट करती है पावर के मामले में और राज्यसभा छोटी रह जाती है? ऐसा नहीं है दोस्तों। जो भी मनी रिलेटेड मैटर्स होंगे, जहाँ पे भी मनी इन होना है गवर्नमेंट को और मनी आउट जाना है गवर्नमेंट के खाते से, जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, वहाँ पे लोकसभा के पास में ज़्यादा पावर है। बिल्कुल इसकी एक सीधी सी वजह यह है कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। हमने वोट देके डायरेक्टली बिठाया है वहाँ पे मेंबर्स को लोकसभा के अंदर, तो हम चाहेंगे कि जो टैक्स का पैसा है इसका बेटर मैनेजमेंट हमारे डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स करें। स्टेट्स तो ऑलरेडी स्टेट्स के अंदर हमारे पैसे का रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट जो है वो कर रही है स्टेट असेंबली के थ्रू, तो हम क्या चाहेंगे कि हमारे डायरेक्टली चोजन मेंबर्स जो हैं लोकसभा में वो हमारे पैसे का मैनेजमेंट करें। इसीलिए मनी रिलेटेड मैटर्स के अंदर याद रखिएगा लोकसभा की पावर ज़्यादा है। दूसरी चीज़, जिन मैटर्स के अंदर भी स्टेट के ओपिनियंस लेना ज़रूरी है, जैसे कि 3 लिस्ट होती है, याद रखिएगा, स्टेट लिस्ट, सेंटर की लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जब भी स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे कोई डिसीजन लेना होगा पार्लियामेंट को, तब स्टेट्स के ओपिनियन लेना ज़रूरी होगा। और स्टेट्स के ओपिनियन कैसे लोगे आप? राज्यसभा के थ्रू। तो ऐसे मैटर्स में जो बिल है वो ओरिजिनेट ही राज्यसभा के अंदर होता है, लोकसभा में ओरिजिनेट नहीं होगा दोस्तों, याद रखना। और जो मनी रिलेटेड मैटर्स हैं, स्पेशली मनी बिल से रिलेटेड, जो भी आर्टिकल 110 के अंदर आते हैं, मनी बिल, ये सारे के सारे बिल्स जो हैं वो ओरिजिनेट ही लोकसभा के अंदर हो गए। इसलिए लोकसभा के पास में पावर मनी रिलेटेड मैटर्स में ज़्यादा है और स्टेट रिलेटेड मैटर्स के अंदर राज्यसभा के पास में पावर जो है वो ज़्यादा है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ऐसे मैटर्स जिनके अंदर दोनों की पावर जो है वो इक्वल है। इक्वल कब होगी? सोच के देखिए आप, जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा, जब भी कोई ऑर्डिनरी बिल आएगा, जब भी कोई ऐसा बिल आएगा जो कि मनी से रिलेटेड नहीं है, वहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों की पावर जो है वो इक्वल होगी। तो इक्वल पावर्स के अंदर भी, हालांकि इसके अंदर भी कुछ डेडलॉक की सिचुएशंस होती है जो कि जॉइंट सेटिंग से रिजॉल्व होती है, ये हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो का जो मोटो है, जो बेसिक फंक्शन है, वो आपको ये बताना है कि जो पॉपुलर ओपिनियन है कि लोकसभा जो है वो राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये गलत है। दोनों हाउसेस की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। अगर लोकसभा डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है सिटीजन्स का, तो राज्यसभा जो है वो रिप्रेजेंटेशन है स्टेट्स का। राज्यसभा का जो प्रॉपर कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल इंस्पायर्ड है वो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, राज्यसभा का कॉन्सेप्ट जो है। लेकिन ब्रिटेन का जो अपर हाउस है, द हाउस ऑफ द लॉर्ड्स, वो हमारे राज्यसभा से वीक है। इनफैक्ट ब्रिटेन का जो अपर हाउस है, इट्स द वीकेस्ट अपर हाउस इन द होल वर्ल्ड। वहाँ के अपर हाउस को इतनी पावर नहीं दी गई है, कोई पावर नहीं है। मनी रिलेटेड मैटर्स में तो है ही नहीं, और जो ऑर्डिनरी बिल्स हैं उसमें भी कुछ खास पावर नहीं है उनके पास में। लेकिन यहाँ पे जो ऑर्डिनरी बिल है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स है, इनके अंदर राज्यसभा को पावर्स दी गई है। अब मैं लास्ट में विद अ क्विक नोट एक राज्यसभा की एक लाइन में मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताना चाहूँगा कि राज्यसभा इज़ लाइक एन एल्डर। यहाँ पे समझदार लोग बैठते हैं ऐसा माना जाता है, बिकॉज 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जो कि आर्ट्स के अंदर या किसी पर्टिकुलर फील्ड में जिनका कोई एक्सेप्शनल योगदान है उनको नॉमिनेट किया जाता है 12 मेंबर्स को, और स्टेट्स के चुने गए बुद्धिजीवी जाकर के वहाँ बैठते हैं। तो इट्स लाइक एन एल्डर, इसीलिए अपर हाउस भी बोला गया है। तो इसकी एक अलग इंपॉर्टेंस है। हो सकता है कि मनी रिलेटेड मैटर्स में राज्यसभा कुछ खास कर ना पाए, लेकिन विरोधाभास हमेशा प्रकट कर सकती है राज्यसभा, बिल के ऊपर कोई कमेंट ना दे करके, उसे पास ना करके। तो राज्यसभा की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आई होप आपको जो ये बेसिक ओपिनियन है लोगों का कि लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर हुआ होगा। दोनों हाउसेस की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, याद रखिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं बिल्स के ऊपर बनाऊंगा, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बिकॉज बिल्स के बारे में हर दिन अखबार में कुछ ना कुछ आता है, लेकिन हम
कभी भूल जाते हैं कि किस में सिंपल मेजॉरिटी लगनी है, किस में स्पेशल मेजॉरिटी लगनी है, किस में इफेक्टिव मेजॉरिटी रखनी है। तो हम इसमें मेजॉरिटीज़ की भी बात करेंगे, बिल्स की बात करेंगे और प्रेसिडेंट की पावर्स की बात करेंगे कि प्रेसिडेंट के पास में क्या क्या पावर्स हैं बिल्स से रिलेटेड। और मैं आपको कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे प्रेसिडेंट ने अपनी एक्सेप्शनल पावर्स का यूज़ करके कुछ बिल्स को रोक के रखा हिस्ट्री के अंदर। आप ध्यान रखिएगा, मैं बिल्कुल बताऊंगा इन चीज़ों के बारे में। एंड में ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग तरीके से पॉलिटी को और एक्सप्लोर करते रहेंगे। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।